नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। होम्योपैथी प्रैक्टिस को बहुत ही कठिन और सामान्य इंटेलिजेंस वाले लोगों की समझ से परे बताने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हर बार ये एहसास दिलाया जाता है कि होम्योपैथी बहुत कठिन है और केवल कुछ ही लोग जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बस उन्हीं के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। केवल वही लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि होम्योपैथी को प्रैक्टिस करना बेहद ही सरल है, बहुत ही आसान है। बस आपको केवल कुछ नियमों का पालन करना होता है। कुछ रूल्स हैं जिनका आपको अनुसरण करना होता है। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो कोई भी केस, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, चाहे वो एक्यूट का केस हो, चाहे वो क्रॉनिक का केस हो, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं जो होम्योपैथी के नियम होते हैं, जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनका सही ढंग से पालन करते हैं तो कोई भी केस आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कोई भी केस आपको कठिन नहीं लगेगा। पेशेंट से जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने सिम्टम्स को रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं करते। वो आके आपको आपकी मटीरिया मेडिका की भाषा में भी नहीं बताते, जैसा कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता कि रूब्रिक्स क्या है, ये मटीरिया मेडिका क्या होती है, ये रेपर्टरी क्या होती है। उस मरीज को, उस पेशेंट को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसको किसी तरह से रिलीफ मिल जाए। ना तो ये पेशेंट्स डायरेक्टली आकर हमें कोई रूब्रिक बताते हैं और ना ही ये पेशेंट्स हमें वो सारी जानकारियां लाकर ऐसे पैक करके दे पाते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको केस में बहुत ही कम जानकारियां मिलती हैं। तब क्या करें? क्या इसमें हम पेशेंट को दोष देंगे कि पेशेंट ने तो ये बताया ही नहीं, पेशेंट ने तो वो बताया ही नहीं, हमको तो मोडालिटी चाहिए थी, पेशेंट ने मोडालिटी दी नहीं, हमको तो कॉज चाहिए था, पेशेंट ने कॉज दिया ही नहीं। नहीं, हम पेशेंट को दोष नहीं दे सकते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उस केस में मोडालिटीज ढूंढ पाएं। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम कॉज ऑफ डिजीज निकाल पाएं या हम कॉन्कॉमिटेंट्स को उस केस में पहचान पाएं। यही तो हमारा टैलेंट है, यही तो स्किल होता है। इसके लिए हमें एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछकर, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, क्रॉस क्वेश्चंस पूछकर कंफर्म्ड सिम्टम्स को निकालना पड़ता है। एक बार जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद हम इन सभी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली अरेंज करना हमको करना होता है। एक बार उसको लॉजिकली अरेंज कर दिया, फिर सिम्टम्स का सही मूल्यांकन करना होता है, यानी उनको इवैल्यूएट करना होता है कि उनकी वैल्यू कितनी है। क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स के दायरे में आते हैं या वो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, वो अनकॉमन सिम्टम्स हैं या वो साधारण सिम्टम्स हैं। तो हमको उनका सही मूल्यांकन करके उनको उचित स्थान देना होता है। जैसे हम सभी एक आम इंसान की तरह पैदा होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति होता है जो पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके किसी अच्छे पद पे, किसी अच्छे प्रतिष्ठावान पद पर पहुंच जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन भर सामान्य ही रह जाते हैं, वो कोई पद या कोई प्रतिष्ठा नहीं पा पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सभी साधारण घरों में पैदा हुए, लेकिन पढ़ लिख कर हम सभी डॉक्टर बन गए, तो ये डॉक्टर का जो टाइटल है ये हमें विशेष बनाता है। इसी तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स के साथ उनके साथ मोडालिटी अगर जुड़ जाए, अगर उसके साथ कॉन्कॉमिटेंट जुड़ जाए, अगर उसके साथ कॉज जुड़ जाए, तो वो एक साधारण सिम्टम भी कैरेक्टरिस्टिक्स की श्रेणी में आ जाता है। वो उसको पद मिल जाता है, उसको एक प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो बस उनको उस पद तक पहुंचाने के लिए, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स के पोजीशन तक पहुंचाने के लिए हमको उन सिम्टम्स को इवैल्यूएट करना होता है। उनका सही मूल्यांकन करने के बाद हमको उनको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके रेपर्टराइज करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, जब मैं कहता हूं कि हमको
इवैल्यूएट करना होता है कि हर केस में हर सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर सिम्टम की वैल्यू एक सी नहीं होती। इसलिए हम सिम्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं और उनके क्वालिफिकेशंस के आधार पर हम उनको टोटलिटी में उचित स्थान देते हैं। कई बार ऐसे केसेस आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम सिम्टम्स मिलते हैं, जहां आप अपने हर तरह के एंगल से, हर तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप हर वो तरीका अपना लेते हैं जो आप जानते हैं कि किस तरीके से इनसे डिटेल निकालनी है, लेकिन तब पर भी जानकारियां इकट्ठी नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आप को माइंड रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग तैयार किया है, लेकिन आपको माइंड का कोई भी PQRS नहीं मिलता। तब ऐसे में हम पेशेंट को या अपना कोई मित्र या हितैषी हो, उसको हम मना तो नहीं कर सकते कि भाई आपके माइंड को हम समझ नहीं पाए इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे। हम उसको मना तो नहीं कर सकते। हमें सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ का जब मैं कहता हूं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सपोज एक बार को ये मान लिया जाए कि अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और मुझे सिर्फ एक ही रास्ता पता है कि हम बाई रोड दिल्ली पहुंच सकते हैं। कल को अगर रोड में कहीं ब्लॉकेज आ जाता है या रोड में कहीं काम शुरू हो जाता है तो क्या हम दिल्ली जाना कैंसिल कर दें क्योंकि हमको रास्ता नहीं पता? अगर हम केवल एक ही रास्ता जानते हैं तो निश्चित ही हमको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कई रास्ते जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं बाय एयर भी जा सकता हूं, फ्लाइट से, मैं बाय रेल भी जा सकता हूं, ट्रेन से, मैं बाय रोड भी जा सकता हूं, तो ये कई सारे रास्ते हैं। अब ऐसे में जैसे कि मैंने कहा अगर रोड ब्लॉक हो गया तो क्या हम दिल्ली नहीं जाएंगे? तो अगर हमको दिल्ली जाना ही है तो हमको हर उस रास्ते का पता होना चाहिए जिससे कि हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमको हमारे सारे हथियारों के बारे में पता होना चाहिए। हमको वो सारे रास्ते पता होने चाहिए कि किन रास्तों से जाकर हम सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। वो रास्ता माइंड के थ्रू से भी जा सकता है, वो रास्ता आपके किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू से भी जा सकता है, वो रास्ता आपके किसी फिजिकल पर्टिकुलर्स के थ्रू से भी जा सकता है, और वो रास्ता किसी पैथोलॉजिकल टर्म्स से भी जा सकता है, वो रास्ता किसी डायग्नोस्टिक टर्म से भी जा सकता है। रास्ते बहुत सारे हैं लेकिन पहुंचना आपको सिमिलिमम तक है। इसलिए हमको सारे हथियारों के बारे में पता होना चाहिए, हमको सारे रास्तों के बारे में पता होना चाहिए कि एक ने काम नहीं किया तो दूसरा इस्तेमाल करेंगे, दूसरे ने काम नहीं किया तो तीसरा इस्तेमाल करेंगे, पर हम रुकेंगे नहीं। ऐसा ही एक केस मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उस अपने मित्र को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस केस को डील कर पाऊंगा। ये केस मुझे मेरे एक प्रिय मित्र ने रेफर किया था। मेरी और उनकी सारी जो बातचीत थी वो फोन पर ही हुई थी, तो अभी तक मैं पेशेंट को सामने से नहीं देख पाया हूं। बस उनकी कुछ इमेजेस हैं जिनके थ्रू से बातचीत हुई और फोन पर मेरी फ्रेंड ने सभी कुछ डिटेल मुझे बता दिया। तो अभी तक पेशेंट से तो बात नहीं हो पाई है। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक रिलेटिव हैं जो 15 दिन पहले गांव गए थे। अब गांव जाना कोई बुरी बात तो नहीं है, गांव जाना अच्छी बात है और वहां जाकर फ्रेश एयर लेना वहां पर हमारे हेल्थ को सुधारता है। लेकिन ये जब आए तो इनकी हेल्थ बिगड़ी हुई थी। हुआ क्या? गांव से लौटने के बाद से ही वो कंप्लेन करने लगे कि उनके सर में दर्द हो रहा है, उनका सर दुख रहा है। सर का दर्द जब ज्यादा हो गया तो उन्होंने अपनी मदर को दिखाया और अपनी माँ से पूछा कि माँ ये देखो यहाँ कुछ है क्या? तो जहां उनको सिर दर्द हो रहा था वहां उन्होंने अपनी मदर को दिखाया। मदर ने जब सर में देखा तो वहां पर उस जगह में सर में एक स्वेलिंग जैसा था
स्वेलिंग हो गया था, वहां काफी रेडनेस भी था। मदर ने देखा कि सर में जहां रेडनेस थी वहां पर एक फोड़ा जैसा हो गया था, एक वूंड जैसा था, जैसे बुल्ला टाइप का इरप्शन था। पेशेंट की मदर ने उस फोड़े को देखने के बाद उसको मेरी फ्रेंड के पास भेज दिया कि एक बार जाकर उनको दिखा दो। अब जब ये पेशेंट मेरी फ्रेंड के पास आया तो वहीं से मेरी फ्रेंड उनके क्लिनिक में मेरी फ्रेंड के सामने ही उनकी सर से कुछ गिरा। ये क्या गिरा है ये देखने के लिए जब वो लोग आगे आए तो देखा कि वो एक जोंक थी। जोंक मतलब होता है लीच। वो एक इंसेक्ट होता है जो आपका ब्लड सक करता है। यूजुअली पॉन्ड्स वगैरह के पास या किसी ऐसे तालाब वगैरह के पास ये लोग रहते हैं, और अगर कोई उस तालाब में जाए या उनके आसपास जाए तो उसको चिपक जाते हैं और वो पूरा खून सक कर लेते हैं। हिंदी में उसको जोंक कहा जाता है, हिंदी में इंग्लिश में लीच कहा जाता है। तो लीच एक कीड़ा होता है जो ब्लड सक करता है। तो इससे अब ये समझ में आया कि वास्तव में ये जो उनका हेड पेन था वो इस लीच की वजह से ही था। जो जब वो गांव गए थे तो वहां पर ये इनके सिर में चिपक गई थी, लेकिन पेशेंट को ये बात पता नहीं चली और अब सर में एक घाव सा हो गया था। वहां एक छोटा सा गैंग्रीन का स्पॉट बन गया था, एक वूंड जैसा बन गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस केस में हमें कोई माइंड के सिम्टम मिल पाएंगे? नहीं मिलेगा। क्या यहां कोई फिजिकल जनरल्स हमें मिल पाएगा? वो भी मुश्किल है, नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर हमको कॉज मिलेगा। ऐसे केसेस जहां स्ट्रॉन्ग कॉजेटिव मोडालिटी मिलती हो, ऐसे केसेस जहां पर हमको कॉज का एग्जैक्ट पता चल जाता हो, ऐसे में हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो इसी कॉज पर बेस्ड होगा। इसी कॉज को हम इस्तेमाल करके सिमिलिमम तक पहुंचेंगे। ये भी एक रास्ता है। यहां केस में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ना ही माइंड रूब्रिक्स को फोर्सफुली पिक्चर में फिट करने की जरूरत है। यहां हमको जो जैसा है, जो जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही समझने की जरूरत है। यहां पर एक बात तो पक्की है और वो ये है कि उसको लीच चिपकी हुई थी। यानी कॉज क्या था? लीच वॉज द कॉज, एप्लीकेशन ऑफ द लीच वॉज द कॉज। अब अगर रेपर्टरी में हमको ये ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो अब ध्यान रखिए कि ये जोंक की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आई हैं। तो ये जो भी उनको वुंड हुआ है या छोटा गैंग्रीन का स्पॉट हुआ है, जो भी है वो लीच की वजह से है। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा? लीच। अब जब हम रेपर्टरी में लीच शब्द को डालकर जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग रेपर्टरीज में अलग अलग रूब्रिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट रेपर्टरी। तो कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक है जनरलिटी सेक्शन में, जनरलिटीज, वुंड्स, बाइट्स, लीचेस। इसमें केवल 2 मेडिसिन है, सिकेलकोर और एलुमिन। ठीक इसके नीचे एक रूब्रिक है जनरलिटीज, वुंड्स, बाइट्स, लीचेस, एप्लीकेशन ऑफ एग्रीवेट्स, जिसमें सिंगल मेडिसिन है सिकेलकोर। अब हमको
एक आइडिया तो मिल गया कि ये दो ही मेडिसिन में से कुछ है, चाहे एल्यूमिन हो चाहे सिकेल कोर हो। अब हम और दूसरे जो रूब्रिक्स हैं हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कंप्लीट रिपोर्टरी में ही एक रूब्रिक है एक्सट्रीमिटीज गैंग्रीन लीचेस एप्लीकेशन फ्रॉम, इसमें सिंगल मेडिसिन है सिकेल कोर। इसके बाद कंप्लीट रिपोर्टरी में ही एक और रूब्रिक है जनरलिटी सेक्शन में लीचेस एग्रीवेट एप्लीकेशन ऑफ, इसमें भी सिंगल मेडिसिन है सिकेल कोर। नेक्स्ट, जब हम फाटक रिपोर्टरी को देखते हैं तो इसमें हमको दिखाई देता है जी गैंग्रीन लीचेस एप्लीकेशन फ्रॉम। फाटक रिपोर्टरी में जी गैंग्रीन लीचेस एप्लीकेशन फ्रॉम सिकेल कोर सिंगल मेडिसिन है। फाटक रिपोर्टरी में ही एक और रूब्रिक है एल लीचेस एप्लीकेशन ऑफ एग्रीवेट, जिसमें भी सिंगल मेडिसिन सिकेल कोर है। अब अगर हम मर्फीज रिपोर्टरी देखते हैं तो मर्फीज रिपोर्टरी में डिजीज सेक्शन में एक रूब्रिक है डिजीजेस गैंग्रीन इंजुरीज फ्रॉम लीचेस और मस्टर्ड फ्रॉम, सिकेल कोर सिंगल मेडिसिन है 3 मार्क्स में। इसके बाद मर्फीज रिपोर्टरी में ही एक और रूब्रिक है डिजीजेस लीचेस एग्रीवेट एप्लीकेशन ऑफ, सिंगल मेडिसिन है सिकेल कोर। इसी के साथ एक रूब्रिक है इमरजेंसी सेक्शन में मर्फीज रिपोर्टरी में इमरजेंसी बाइट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम, और उसके नीचे है सब रूब्रिक लीचेस। इमरजेंसी सेक्शन में बाइट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम लीचेस, जिसमें 2 मेडिसिन है एल्यूमिन और सिकेल कोर। एप्लीकेशन ऑफ एग्रीवेशन सिकेल कोर सिंगल मेडिसिन है। इसी के साथ आगे एक रूब्रिक है इमरजेंसी वुंड्स जनरल लीचेस, एल्यूमिन सिंगल मेडिसिन है। और एक रूब्रिक है मर्फीज रिपोर्टरी में लीचेस एग्रीवेट एप्लीकेशन ऑफ, सिकेल कोर सिंगल मेडिसिन है। तो अब आप देखेंगे जब हमने ये जो क्रॉस रिपोर्टराइजेशन किया, यानी कई रिपोर्टरीज को हमने एक साथ रिपोर्टराइज करने की कोशिश की और हमने कंपेयर किया, इसको कंपैरेटिव क्रॉस रिपोर्टराइजेशन कहा जाता है। आप कंपैरेटिव क्रॉस रिपोर्टराइजेशन में देखेंगे तो लगभग हर रूब्रिक के अंदर सिकेल कोर सबसे प्रोमिनेंट उभर कर आया। ये कंपेयर करने से फायदा क्या होता है? जब हम कंपेयर करके क्रॉस रिपोर्टराइजेशन करते हैं या कंपैरेटिव क्रॉस रिपोर्टराइजेशन कहते हैं टू बी प्रिसाइज, तो हम और ज्यादा श्योर हो जाते हैं, हमको हर ऑथर का व्यू पता चलता है। कुछ ऐसे रूब्रिक्स जो दूसरे रिपोर्टरीज में नहीं है वो हमको मिल जाते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत सारे रिपोर्टरीज में सर्च किया, लेकिन हमको ये लीचेस वाला जो रूब्रिक है वो केवल कुछ ही रिपोर्टरीज में हमको मिला। फाटक में मिला, हमको मर्फीज में मिला और हमको कंप्लीट में मिला। इस तरह का कोई भी एप्रोप्रिएट रूब्रिक हमको सिंथेसिस में नहीं मिला। तो कई बार इस तरह का कंपेयर करके या अलग अलग रिपोर्टरीज को भी यूज करके हमको केस सॉल्व करना पड़ता है। इस केस में स्वाभाविक है सिकेल कोर 30 पोटेंसी में बीडी फॉर 5 डेज दिया गया था और फिर उसके बाद फॉलोअप आया जिसमें वुंड के अंदर हीलिंग बहुत ही क्लियर नजर आ रही थी। तो अब आप इस केस में देखेंगे तो केवल एक ही सिम्टम हमको मिला और वो भी कॉजेटिव मोडालिटी। ना तो कोई मेंटल, ना कोई बहुत ज्यादा कोई फिजिकल सिम्टम्स, ना कोई डिजायर्स, ना कोई एवर्जन्स, ना कोई पर्स्पिरेशन की कोई डिटेल्स, ना ही कोई उसका फैमिली हिस्ट्री, कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ हमको एक कॉज मिला कि ये उसको कंप्लेंट है और ये इस कॉज की वजह से है। तो जब हमको इस तरीके से कोई केस मिलता है, इस तरह का कोई सिम्टम मिलता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कॉजेटिव मोडालिटी भी एक जरिया है जिससे आप केस की रेमेडी तक पहुंच सकते हैं, सिमुलियम तक पहुंच सकते हैं।
इस केस से संबंधित अगर कोई आपके सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी हुई घंटी को ज़रूर दबाएं।